बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो। आए हैं तो सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं, जिसमें हम ग्रामेटिकली कुछ गलतियों को सुधारेंगे जो कि ट्रांसलेट करके बोली जाने वाले सेंटेंसेज हैं, उनमें अक्सर गलतियां होती हैं। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मेक श्योर यू टेस्ट योर इंग्लिश अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस। जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखती है, पहले आप उसको खुद से इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। उसके बाद जब मैं स्क्रीन पे आंसर लिख दूंगा तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ इंग्लिश और आपको किस जगह काम करने की ज़रूरत है और किस तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, दो लड़कियां हैं, दो लड़कियों का कॉन्वर्जेशन यहाँ पर हो रहा है, आपस में बातचीत कर रही हैं। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, कल मुझे एग्ज़ाम देना है। बेसिक सेंटेंसेस भी हम इसमें सीखेंगे और नेचुरल इंग्लिश हम सीखेंगे कि अगर इसको सच में कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर बोलता तो वो इंग्लिश में कैसे बोलता। तो आई हैव टू टेक होगा यहाँ पर, आई हैव टू टेक एन एग्जाम टुमारो। आई हैव टू टेक एन एग्जाम टुमारो, ना कि गिव। हम यहाँ पर एग्जाम देंगे नहीं, इंग्लिश में इसको इस तरीके से बोला जाता है। और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, आई हैव टू राइट एन एग्जाम टुमारो। हालांकि हम हिंदी में नहीं बोलते हैं कि मुझे कल एग्जाम लिखना है, लेकिन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स इसको इसी तरीके से बोलते हैं, आई हैव टू टेक एन एग्जाम या फिर आई हैव टू राइट एन एग्जाम। ऑलराइट, बट आई हैव टू गिव एन एग्जाम नहीं होगा। ओके, सो मेक श्योर वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन यू रिपीट एवरीथिंग विद मी, क्योंकि बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसके स्ट्रक्चर और ग्रामर समझ में आने लगेगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इसलिए मुझे सारी रात पढ़ना है। तो या फिर दैट्स वाई भी यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई या फिर सो आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी ऑल नाइट भी कहा जा सकता है, या फिर आई हैव टू स्टडी द होल नाइट। I have to study all night, yeah, I have to study the whole night. So I have to take an exam tomorrow, so I have to study all night. मुझे सारी रात पढ़ना है। Now the next sentence is, तुम्हारा क्या रहा, क्या तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए। तो दूसरी फ्रेंड जो है, दो लड़कियों की बातचीत हो रही है, दूसरी फ्रेंड पूछ रही है कि जिसका एग्जाम है वो पूछ रही है कि तुम्हारा क्या हुआ, क्या तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए। सो तुम्हारा क्या रहा, इस चीज़ को हम इसी तरीके से बोलते हैं। मैं सिचुएशन बताता हूँ आपको कहाँ यूज करते हैं। How about you? तुम्हारा क्या रहा, how about you? Are you done with your exams? How about you? Are you done with your exams? How about you हम हर ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पर हम सिमिलर क्वेश्चन रिपीट करना चाहते हैं। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि हाउ वाज योर एग्जाम, तुम्हारा एग्जाम कैसा था, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं इट वाज प्रीटी गुड, हाउ अबाउट यू, तुम्हारा कैसा था। सेम क्वेश्चन जब आप पुट अप करेंगे, सपोज आपसे कोई व्यक्ति पूछता है हाउ आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हैं आई एम डूइंग गुड, हाउ अबाउट यू। सेम क्वेश्चन जब आप पुट अप करेंगे तो हाउ अबाउट यू से स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद वो चीज़ आगे जोड़ देंगे, हाउ अबाउट यू, आर यू डन विद योर एग्जाम, तुम्हारा क्या रहा, क्या तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए, आर यू डन विद यानी क्या फ्री हो गए आप इस चीज़ से, आर यू डन विद योर एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हाँ हो गए, बस रिजल्ट आना बाकी है। अब देखिए इसमें भी हम लिटरली शब्दों को ट्रांसलेट अगर करेंगे ना तो डेफिनेटली अटक जाएंगे, इसीलिए बोली नहीं जाती इंग्लिश, क्योंकि शब्दों को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। सिचुएशन को समझिए और सीखिए कि कैसी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस बोलना है, और इसी सेंटेंसेस का जब स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ जाएंगे, फॉर्मेशन समझ आ जाएगा, तो इनके आधार पे आप दूसरे सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बनाने लगोगे। हाँ हो गए, बस रिजल्ट आना बाकी है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए, तो सिंपल उसी तरीके से रिप्लाई कर देंगे, यस आई एम डन विद दैट, यस आई एम डन विद दैट। लेकिन बट हर जगह जस्ट नहीं लगाएंगे, बट भी यूज कर सकते हैं। अब मैं पूरा बोल के बताऊंगा तो आपको नेचुरली साउंड समझ में आ जाएगा, यस आई एम डन विद दैट बट द रिजल्ट इज अवेटेड। इसी तरीके से इस चीज़ को बोला जाता है, यस आई एम डन विद दैट बट रिजल्ट इज अवेटेड, रिजल्ट आना बाकी है। या फिर यस आई एम डन विद दैट ओनली रिजल्ट इज अवेटेड, यस आई एम डन विद दैट जस्ट रिजल्ट इज अवेटेड। तो कई सारे तरीके होंगे आपके पास बोलने के लिए, डिपेंड करेगा आप कितना भाव भरना चाहते हैं उसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब आगे क्या पढ़ोगी, अब आगे क्या पढ़ोगी, व्हाट आर यू, गोना का हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया है गोइंग टू, व्हाट आर यू गोइंग टू। या फिर आप सिंपल इसको लिटरली ट्रांसलेट करके बोलना चाहते हैं तो व्हाट विल यू जो है उसी का ये एडवांस वर्जन है जो कि नेचुरली बोला जाता है, व्हाट यू गोना स्टडी फर्दर, व्हाट यू गोना स्टडी फर्दर, इस तरीके से बोला जाएगा। या फिर व्हाट विल यू स्टडी फर्दर, व्हाट वुड यू स्टडी फर्दर। तो आपके पास में कई सारे तरीके हैं इन चीज़ों को बोलने के लिए। फर्दर मतलब है आगे, फर्दर मतलब आगे, व्हाट यू गोना डू फर्दर, आगे आप क्या करोगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पहले रिजल्ट आ जाने दो, मतलब अभी वो पूछ रहा है कि क्या पढ़ोगी आगे,
तो दूसरी लड़की रिप्लाई कर रही है पहले रिजल्ट आ जाने दो। तो इसको ग्रामेटिकली बहुत लोग गलत बोलते हैं, ट्रांसलेट नहीं करना है लेट द रिजल्ट कम, नहीं, कुछ होने दो तो लेट द रिजल्ट बी आउट फर्स्ट, लेट द रिजल्ट बी आउट फर्स्ट। इसको इसी तरीके से बोलते हैं, रिजल्ट आने के लिए अपना हुआ बना हुआ फ्रेज है ये कि लेट द रिजल्ट बी आउट फर्स्ट, पहले रिजल्ट आ जाने दो। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते ट्रांसलेट करके लेट द रिजल्ट कम फर्स्ट, वो इनकरेक्ट हो जाता है और नेटिव इंग्लिश स्पीकर उसको बिल्कुल समझ भी नहीं पाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे माता पिता मुझे आगे पढ़ने देंगे। लड़की वही जवाब दे रही है, पहले रिजल्ट आ जाने दो और साथ में ऐड कर रही है वो, मुझे नहीं लगता कि मेरे माता पिता मुझे आगे पढ़ने देंगे। तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, क्या नहीं लगता, दैट माई पेरेंट्स विल अलाउ मी, माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू, और ये दोबारा से आप यूज़ करिए, आई डोंट थिंक दैट माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू स्टडी फर्दर, मेरे माता पिता मुझे आगे पढ़ने देंगे। आई डोंट थिंक माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू स्टडी फर्दर, क्यों नहीं पढ़ने देंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वे मेरी पढ़ाई पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते, वे मेरी पढ़ाई पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू, वो कुछ नहीं करना चाहते तो दे डोंट वांट टू, और क्या नहीं करना चाहते हैं, स्पेंड, यहाँ पे हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच ऑन माई स्टडीज़ होगा यहाँ पर, हालांकि अगर इस शब्द को ट्रांसलेट करेंगे तो पढ़ाइयाँ हो जाएगा, लेकिन ये अपने आप में प्रॉपर वर्ड है। दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच ऑन माई स्टडीज़, वो मेरी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो बस मेरी शादी करवाना चाहते हैं। देखिए अब जो सेंटेंसेज आएंगे, प्लीज़ यहाँ तक आए हैं तो पूरा देखिएगा, फीलिंग पहुँचाना बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि लिटरली ट्रांसलेशन से काम नहीं चलता, शब्दों का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द आगे पीछे अगर हो जाएगा तो मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। ओके, तो पूरा देखना है आपको, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेशंस आते रहते हैं जिसमें हम नई नई वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। करंट में रहना है आपको, करंट में जो चीज़ चल रही होती है तो उससे रिलेटेड ही मेरे सेशंस होते हैं। और मुझे क्या चाहिए आपसे, लाल रंग का बटन नीचे दिया हुआ है, उसको क्लिक करना है और साथ में नोटिफिकेशन बेल का एक आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ हिट द राइट बटन राइट बिलो द वीडियो, बिल्कुल नीचे जो बटन है उसको क्लिक कर दो। हिट भी कहा जाता है, क्लिक द बटन, प्रेस द बटन, हिट द बटन, कैजुअली बोल रहे हैं तो प्लीज़ हिट द रेड बटन। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो बस मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो सिंपल है, दे जस्ट वांट टू, वो चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू, और क्या चाहते हैं, गेट मी मैरिड, दे जस्ट वांट टू गेट मी मैरिड। फीलिंग समझिएगा, जैसे मुझे मोबाइल ठीक करवाना है, हालांकि ठीक तो मोबाइल होगा, मोबाइल का कोई रोल नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं करेगा वो, करवाऊंगा मैं, आई वांट टू गेट माई मोबाइल फिक्स्ड। तो वो क्या चाहते हैं, लड़की खुद को बिल्कुल न्यूट्रल बता रही है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं, दे वांट टू गेट मी मैरिड, वो सब कुछ करना चाहते हैं, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, दे वांट टू गेट मी मैरिड। नाउ अगर तुम अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लो तो क्या वो तुम्हें आगे पढ़ने देंगे। दूसरी लड़की पूछ रही है, अगर तुम अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लो, इफ यू कैन अफोर्ड योर स्टडीज बाय योरसेल्फ, ये न्यूट्रल है, इफ़ यू कैन अफोर्ड योर स्टडीज़ बाय योरसेल्फ, अगर तुम खुद कर सको ऐसा कोई काम, बाय योरसेल्फ, वुड दे अलाउ यू टू स्टडी, और फिर से वही आएगा फर्दर, इफ़ यू कैन अफोर्ड योर स्टडीज़ बाय योरसेल्फ, अगर खुद से अफोर्ड कर सको, वुड दे अलाउ यू टू स्टडी फर्दर, और आगे हम इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे, देन इफ़ यू कैन अफोर्ड योर स्टडीज़ बाय योरसेल्फ, वुड दे अलाउ यू टू स्टडी फर्दर देन, क्या तब वो तुम्हें आगे पढ़ने देंगे। तो देन जो है इस वाले इस फीलिंग को पहुंचाने के लिए लास्ट में ही आएगा। तो ये चीज़ें आपको 2-3 बार इसको जब बोलोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स क्यों ऐसी जगह पर लगाया गया है, शब्दों से क्या मीनिंग बदल रहा है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर बात सिर्फ पैसे की है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।
लड़की कह रही है अगर बात सिर्फ पैसों की है, पैसों की वजह से नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, अगर बात सिर्फ पैसे की है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इफ इट्स अबाउट मनी ओनली, इफ इट्स अबाउट मनी ओनली, या फिर इफ इट्स ओनली अबाउट मनी, इफ इट्स अबाउट मनी ओनली देन आई कैन हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इफ इट्स अबाउट मनी ओनली देन आई कैन हेल्प यू, इफ इट्स अबाउट मनी ओनली देन आई कैन हेल्प यू, अगर मनी की, पैसे की बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुम्हें जॉब दिलाने में मदद कर सकती हूँ, जिससे पैसे आ जाएंगे और तुम पढ़ने लगोगी। मैं जॉब दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, और सिंपल है गेट द जॉब, आई कैन हेल्प यू गेट द जॉब, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ किस काम में, आई कैन हेल्प यू गेट द जॉब। यहाँ पर टू लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। आई कैन हेल्प यू टू गेट द जॉब या फिर आई कैन हेल्प यू गेट द जॉब, दोनों तरीके से सेंटेंस आपका सही होगा, ग्रामेटिकली गलत नहीं होता है। जैसे कि तुम मेरे घर आ जाओ, मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर दूंगा। यू कम डाउन माई होम, आई हेल्प यू स्टडी, यू कम डाउन माई होम, आई हेल्प यू स्टडी, मेरे घर आ जाओ, मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर दूंगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दरअसल मेरी कंपनी में इंटरव्यू चल रहे हैं। लड़की कह रही मैं जॉब दिला दूंगी क्योंकि मेरी कंपनी में इंटरव्यूज चल रहे हैं। दरअसल के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हम तो यहाँ पर बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कह देते हैं हम। एक्चुअली भी यहाँ पर लगाया जा सकता है, एक्चुअली कोई रिजर्व थोड़ी ना है, वर्ड्स जो माइंड में आ जाएगा वो बोल देंगे। एक्चुअली द इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन होगा, इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, एक्चुअली द इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, और कहां पर, इन माई कंपनी, एक्चुअली द इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन इन माई कंपनी, या फिर एक्चुअली द हायरिंग इज गोइंग ऑन इन माई कंपनी, मेरी कंपनी में हायरिंग चल रही है या फिर इंटरव्यूज चल रहे हैं ना। दूसरी लड़की रिप्लाई करती है कि नहीं, बात पैसे की नहीं है, वो पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं, आगे रीजन पता चलेगा, बात पैसे की नहीं है। तो सिंपल सा है, नो इट्स नॉट अबाउट मनी, नो इट्स नॉट अबाउट मनी, बात पैसे की नहीं है। फिर क्या बात है, दरअसल मेरे माता पिता पुराने ख्यालात के हैं। दरअसल के लिए एक्चुअली माई पेरेंट्स आर ओल्ड फैशन, एक्चुअली माई पेरेंट्स आर ओल्ड फैशन, पुराने ख्यालात के हैं, माई पेरेंट्स आर ओल्ड फैशंस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वो नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर निकलूं, वो नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर निकलूं, दे डोंट वांट मी, वो मुझसे नहीं चाहते, अब इसमें मेरा रोल है, वो नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर निकलूं, दे डोंट वांट मी, और क्या नहीं चाहते, टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस होगा, फ्रॉम द हाउस नहीं होगा, दे डोंट वांट मी टू स्टेप आउट ऑफ the house. Actually, my parents are old fashioned and they don't want me to step out of the house. वो नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर निकलूं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन दबा दीजिएगा। Now the next sentence is लड़की हूँ तो मुझे ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अब वो किस्मत मान के बैठ गई है अपनी कि मेरे माँ बाप नहीं चाहते मैं घर से बाहर निकलूँ, लड़की हूँ तो मुझे ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, लड़की होने के नाते। तो यहाँ पर इस तरीके से बोला जाता है, बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए गर्ल, लड़की हूँ या फिर लड़की होने के नाते, बीइंग ए गर्ल आई हैव टू बेयर ऑल दिस। बेयर मतलब है बर्दाश्त करना, इसकी जगह टॉलरेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों में एक छोटा सा फर्क है, टॉलरेट है कम बर्दाश्त और बेयर है पेनफुली आप किसी चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, इमोशनली फिजिकली ज़्यादा दुख दिखाने के लिए बेयर है कि मैं बेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। सो बीइंग ए गर्ल आई हैव टू बेयर ऑल दिस, मुझे ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं लड़की हूँ। जैसे कि तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बीइंग योर फ्रेंड आई एम हेल्पिंग यू, होने के नाते। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दूसरी लड़की जो है, दूसरी जो फ्रेंड है वो सहानुभूति दे रही है, सिंपैथी जता रही है, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, आई कैन अंडरस्टैंड या फिर आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है।
नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। चलो फिर मिलते हैं, लेट्स मीट देन। जब भी हम यूजुअली बातचीत ख़त्म करते हैं या किसी से मीटिंग ख़त्म करते हैं फिर कहते हैं ना चलो फिर मिलेंगे, इस कंडीशन में क्या होता है, हम समय नहीं बता रहे हैं कि कब मिलेंगे। जैसे कल मिलते हैं तो लेट्स मीट टुमारो हो गया, चलो कल बात करेंगे तो लेट्स टॉक टुमारो। लेकिन अब हम यहाँ पे समय बोल ही नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं चलो फिर बात करेंगे, चलो फिर मिलेंगे, तो देन का इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेट्स टॉक देन, लेट्स मीट देन, चलो फिर मिलते हैं। ओके, सो मेक श्योर कि आप इस सेशन को कम से कम 2 बार देखिएगा, तो इसका जो फॉर्मेशन है, सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, कहाँ से शुरू हुआ, कौन सा वर्ड कहाँ लगा है, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड अडॉप्ट कर लेगा and you will be able to create new sentences on the formula of these sentences. Okay, so how was your experience about this session? Please let me know in the comment section. और जहाँ से भी आपने इस सेशन को देखा है अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। See you tomorrow. Till then, bye bye.